चले आ जाए। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट की हमने चर्चा कर दी थी लगभग दोनों बैचेस में। चले वाल को बात नहीं करें, और पीछे की तरह गेट बंद कर दो हल्का सा। ठीक है, नंबर 1 मैंने कहा स्केलर और डॉट प्रोडक्ट की आप चर्चा बेटा लगभग कंप्लीट थी दोनों बैचेस में। फिर भी एक बार मैंने कहा इन शॉर्ट ये याद दिलाता हूँ। डॉट प्रोडक्ट में मैंने जो आपसे पहली चीज़ बताई थी वो आपसे मैंने बताया था जो आपका रिज़ल्ट आएगा वो कैसा आएगा, वो आपका रिज़ल्ट आएगा स्केलर। और दूसरे नंबर पे हमने इसके 2 फॉर्मूले लिए थे, और 2 फॉर्मूले मैंने लिया था अगर आप वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू कैलकुलेट कर रहे हैं तो फिर ये आपका रिज़ल्ट आता है ए बी कॉस थीटा। तीसरी चीज़ मैंने आपसे डिस्कस की थी अगर आपको वेक्टर ए और वेक्टर बी ये आपको जो है वेक्टर ए वेक्टर बी के फॉर्म में ना दिए गए हों, बल्कि किस फॉर्म में दिए गए हों, आई कैप और जे कैप के फॉर्म में दिए गए हों। A1 आई कैप प्लस मैंने कहा माने चले A2 जे कैप और प्लस आपका दिया हो A3 के कैप। ऐसे ही B इज इक्वल्स टू आपने B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप और प्लस हमारे लिए B3 के कैप। तो आपसे कहा था इनका डॉट प्रोडक्ट आप चाहें तो डायरेक्टली कैलकुलेट किया जा सकता है, और डायरेक्टली जो आप कैलकुलेट करेंगे वो क्या होगा, वो डायरेक्ट कैलकुलेशन आपकी आ जाती है सीधा मैंने कहा था I2I J2J और K2 के आप मल्टीप्लाई करते हैं ना, दैट विल बी योर आंसर। बट दैट्स ऑल। प्रूफ की कहा था मैंने कहा आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो आपको 11th में हम पहले करा चुके हैं। और एक लास्ट जो चीज़ याद रखने लायक बताई थी 4th पॉइंट, वो मैंने आपसे कहा था इसमें ये याद रखिएगा कि अगर आप वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकाल रहे हैं और अगर इस प्रोडक्ट को आपका 0 आ रहा है तो इसका मतलब फिर होगा कि आपके दोनों वेक्टर्स कैसे हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी आपके आपस में 90 डिग्री पर यानी परपेंडिकुलर। बाकी इसको हमने एक लाइन में प्रूव भी किया हुआ था कि अगर ए और बी परपेंडिकुलर हैं, थीटा 90 रख लीजिएगा, कॉस 90 0 हो जाएगा तो ये आपके लिए 0 निकल आएगा। एक आध क्वेश्चन मैंने कहा इसके बाद के फुर्ती से हम लोग चेक कर लेते हैं। मुझे लग रहा है कि आपने किया हुआ था। 2 वेक्टर्स आपके वेक्टर ए और बी परपेंडिकुलर हैं, कैसे प्रूव करोगे, तो मैंने कहा था इनका डॉट प्रोडक्ट आप निकाल लें, और डॉट प्रोडक्ट निकालने वाला I2I J2J K2 के। मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन सारे बैचेस में हो गया था, शाम वालों को तो वैसे ही हो गए थे। सुबह वाले कौन कौन लोग प्रेजेंट थे मुझे बताएं, मॉर्निंग बैच के। बढ़िया, ये वाला क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो गया था। ठीक है, क्योंकि आप थोड़ा सा पीछे थे, ये वाला भी शायद हमने कर दिया था। n की वैल्यू निकालें जिसके लिए दोनों परपेंडिकुलर हो, वही a डॉट बी इज इक्वल्स टू 0 रखा था। देन इस बाद आप तीसरा जाएंगे, चलो एंगल बिटवीन द वेक्टर दे दिखा देता हूँ। अगर आपको 2 वेक्टर्स के बीच का एंगल कैलकुलेट करना हो, ये क्वेश्चन भी आपको काम में आ जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को लिख दें। शाम वालों के लिए मैं करा चुका हूँ, ठीक है। वो चाहें तो इसको एक बार रिपीट करके खुद से देख लें निकाल पाते हैं या नहीं। बाकी मॉर्निंग बैच के लिए मैं इसको फुर्ती से चलता हूँ। क्या कह रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। 2 वेक्टर आपको दिए, a बराबर I माइनस 2J माइनस 5K और b इज इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है 2I प्लस J माइनस 4K। ठीक है, अगर आपको इनके बीच का एंगल निकालना है तो मेरी बात बहुत ध्यान देखना। इनके बीच का एंगल जब भी आप निकालते हैं तो आप एक सिंपल सा फॉर्मूला लीजिएगा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू हमने लिखा था आपका ए बी कॉस थीटा, और आपको ये शुरुआत में बता दिया था ए और बी का मतलब क्या है। ए का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और बी का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, मतलब ए और बी की वैल्यूज़। अब एक ख़ास बात आती है इस क्वेश्चन में, पहले हमेशा इस टाइप के जब क्वेश्चन आए तो एक क्रॉस चेक कर लेना सबसे पहले इनका डॉट प्रोडक्ट मन में करके देखो, ज़रा ध्यान देखना। आई इंटू आई, ये आपको कितना मिलेगा, ये आपको मिलेगा 2 दिख रहा है। इसके बाद आप J2J कर लेना, -2 और +2 ये सॉरी +1 ये हो गया आपके -2 होगा। और एक चेक कर लेना -5 सही कह रहे हैं, और -4 ये आपका हो गया +20। ऐसे ही निकालते हो ना भैया I2I J2J K2 के। ज़रा चेक करो क्या है टोटल 0 आ रहा है, नहीं आ रहा, क्योंकि अगर 0 आ रहा होता तो तुम्हारा आंसर डायरेक्ट हो जाता। अगर बाय द 0 दिख जाता तो हम बिना कुछ सोचे समझे बताए थे तो 90 डिग्री पे, लेकिन यहाँ 0 नहीं आ रहा है, यानी यहाँ एंगल आपका क्या है अदर देन 90 है।
और अदर देन 90 के लिए आप क्या काम करेंगे, उसके लिए मैंने कहा था आप यहाँ जाएं, थोड़ा सा इसको चेंज करें, यानी आपको नज़र आएगा cos थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और अपॉन में आपके हो जाएंगे और जैसे ही आप ऐसा रखते हैं वैसे ही मैं अगली चीज़ आपको दिखाता हूँ। अब आपको ध्यान देंगे हमारे पास दो टर्म है, ए डॉट बी और मॉड ए मॉड बी। सबसे पहले आप एक काम करें, आप सबसे पहले कैलकुलेट कर लें वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। जब आप वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कैलकुलेट करने जाओगे तो मैं ऊपर कर भी रहा था, वही तरीका होगा 1 इंटू 2, सही कह रहे हैं, 1 इंटू 2 हुआ 2, 2 इंटू -1 -2 और 5 4 जा, यानी कितना निकल रहा है, ये आपका निकल के आ रहा है +20 पहली चीज़। ए डॉट बी तो आप ओरल निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे नंबर पे ध्यान देखना, हम निकालेंगे मॉड वेक्टर ए। जिन्हें पिछले टर्म्स का याद नहीं है उन्हें मैं याद दिला दूँ, आपने वेक्टर आर की वैल्यू निकाली हुई थी √RX² + RY²। तो ऐसा ध्यान जाता है अगर 3 डायमेंशन में चले जाओगे तो एक स्टेप और बढ़ जाना, √RX² RY² और तीसरा अपने आप समझ में आ रहा होगा RZ²। आ जाओ ज़रा मॉड वेक्टर ए, चलो मैं पहला है तुम्हें एक बार दिखा देता हूँ क्या होगा, AX² + AY² एंड AZ²। आओ जरा AX AY AZ तीनों चेक करते हैं, 1 -2 और -5 नज़र आ रहे हैं साफ साफ। तो एक आपका हो गया 1, एक हो गया आपका -2 और एक हो जाएगा आपका -5। कितना निकल आएगा जरा देखना, 25 29 30, सही कह रहे हैं, √30। और ऐसे एक सेकंड काम कीजिएगा, जैसे आपने मॉड वेक्टर ए निकाला है ऐसे आप मॉड वेक्टर बी कैलकुलेट कर दीजिएगा। मॉड वेक्टर बी जाओगे तो इसके नंबर क्या है जरा देखो, 2 1 और -4 है, लिख रहे हैं तो तीनों नंबर। जब आप जाएंगे 2 1 -4 पे तो कितने हो जाएंगे, 2 -1 और एक है 4, -4 + 4। अच्छा मैंने इसको -1 कर दिया गलती से, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 16 17 और 4 21। क्या है मेरी बात समझ में आई? इतना निकालें बस 1 मिनट के अंदर हम इनका कैलकुलेशन एंगल की हो जाएगी। मिल गया इतना टोटल मिल गया तो समझ में आ गया होगा। 3 वैल्यूज़ मैंने काय के लिए निकाली हैं, इन 3 वैल्यूज़ को निकालने का सीधा पर्पज़ है। और वो पर्पज़ क्या है, तो ये रहा। नहीं आया समझ में भैया? ये तीनों वैल्यूज़ जो आपने निकालनी है इनको आप सब्स्टिट्यूट करेंगे और जैसे आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आप ध्यान देखें आपका क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल्स टू कितने हो जाएंगे, ए डॉट बी कितना आ रहा है, ए डॉट बी आ रहा है आपका 20 है ना, अपॉन है आपके पास आ रहे हैं एक √30 और एक √21। बढ़िया, एक हो गया हमारा √30 और दूसरा हो गया √21। दूसरा आपसे कहा जाएगा अपनी कैलकुलेशन जो है थोड़ी सी ठीक रखिएगा, इनटू डिवाइड अंडर रूट ये थोड़ा सा ठीक रखेंगे, वो आपके लिए आवश्यक रहेगा। ज़रा देखें क्या आपको दिख रहा है, 30 मतलब 3 इंटू 10 है, ये 21 यानी 3 इंटू 7 है। और अगर अंडर रूट निकालने बचपन की याद हो तो आप एक जोड़ी मिलाओ योजना में काम करते थे, नहीं करते थे? तो इसका मतलब 3 3 दोनों से मिलके बाहर हो जाएंगे तो आपका कितना रह जाएगा, 3 क्या बचेगा, 7 बचेगा, 10 बचेगा और 7 10 जा। अब एक और जगह लास्ट चीज़ क्या आप कह रहे हैं, जब भी इस टाइप की वैल्यू आएंगी, मैंने पहले कहा था अगर आपकी वैल्यू 5 आपकी वैल्यूज़ से मैच कर रही हैं, 30 45 60 और कौन सी एक 90 0, तो ठीक है, तो आप जो वैल्यू है वो लिखेंगे। और अगर नहीं मैच कर रही तो फिर कहाँ जाओगे, तो फिर एक ही तरीका है, इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा,
और याद होगा अभी कल परसों भी हम जो है वो tan इनवर्स और इस सब में आंसर निकाल रहे थे। ये आप बिल्कुल सही हैं, ये आंसर आपका काय में निकल आएगा, इनवर्स में। इसलिए मैंने कहा जितनी छोटी छोटी चीज़ें उन पर पकड़ बना लीजिएगा बस, क्योंकि आज इनका आखिरी टर्न है। हाँ और क्या। इसके बाद आपकी घरेलू जिम्मेदारी, अपना रजिस्टर, अपने लेक्चर्स एक बार देख के मज़े से जो कमियां हो दूर कर लें। हाँ कुछ पूछना हो तो मैंने कहा मैं उपलब्ध रहता हूँ, आप पूछ सकते हैं, आप देख लें। बताएं मुझे क्या हो जाता कंप्लीट, कोई दिक्कत कहीं से कहीं तक नहीं? हो गया सभी का? ओके। देन इसके बाद आपका एक ये था बहुत साधारण सा सवाल, फाइंड द वर्क डन इन मूविंग ए पार्टिकल अलोंग ए वेक्टर दिस मच मीटर इफ द अप्लाइड फोर्स इज दिस मच न्यूटन। क्या आपका ध्यान गया है? हमने लास्ट टर्न पे आपसे कहा था डॉट प्रोडक्ट आप कहाँ इस्तेमाल करते हैं, जहाँ आपको स्केलर चाहिए होगा। और आप चेक करें आपने रिजल्ट जो हमने एग्जाम्पल लिखे थे वो लिखे ही थे, या तो हमने लिखा था पिछले साल का वर्क डन लिखा था और इस साल के लिखे थे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स और पोटेंशियल। तो आप ज़रा देखें, आपको वर्क डन पूछ रहा है, मतलब वर्क डन निकालने का तरीका ये है कि वर्क डन का मतलब ही है आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है इनका, इतना बड़ा इसलिए कर दिया है ताकि अंधों को भी दिखने लगे, है ना। तो आप नहीं दिखा तो आप क्या करेंगे? तो वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस पे जाओ। वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस कैसे करोगे? अब बच्चों वाला काम मत करना कि लिख लिख आगे करो, सीधा कर लेते हैं। कर लोगे सीधा? आ जाओ तो आई टू आई, 4 1 जा 4, चलो जे टू जे -1 इंटू 2 और के टू के 7 और -1 कितना हो गया? -5। खत्म हो गया वर्क डन। समझ आ जाता है? कारण भी आपको मालूम होना चाहिए क्यों डॉट प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ, क्योंकि वर्क स्केलर है और डॉट प्रोडक्ट अब निकालना आता हूँ। क्योंकि अगले चैप्टर में हम जिसमें जाएंगे कुछ नहीं बदलने वाला, केवल नोटेशन यहाँ बदल जाएंगे। यहाँ बता रहा होगा वेक्टर ई, यहाँ बता रहा होगा वेक्टर एस। फ्लक्स निकालने को कहेगा, निकालूंगा तो तब भी यही और ऐसे ही निकाल दूंगा, ख़त्म। तो उस समय आप ये नहीं कहें बोले पता नहीं क्या कर देते हैं, क्या नहीं करते भैया, जो जुड़े हुए हैं वो अपने आप बता देंगे क्या कर रहे हैं। कर दें, निकाल दें। W इज इक्वल्स टू वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस। और कोई समस्या हो तो मुझे पूछिएगा, हाँ या ना, बोलो वाल को। और जिनके सवाल किए हुए नहीं थे मॉर्निंग बैच वाले वो करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं हवा में उड़ा रहे हो क्या? हवा में उड़ा रहा है? हाँ मुंडी तो ऐसे ही लाई, हाँ और नहीं तो बोले और क्या है? कर दिया राज शर्मा जी, हो गया है क्वेश्चन, बढ़िया। एक और देखें जरा, पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड थ्रू दिस अंडर ए फोर्स दिस, कैलकुलेट द वर्क डन। बताएं डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों दिए हैं, वर्क डन बताओ फुर्ती से। तुम्हारे लिए ये क्वेश्चन, हमारे लिए नहीं है। -15। बोलो गौतम आ गया नहीं आया? पक्का सुन आगे करके। अच्छा है ही नहीं, वाह। चले ठीक है, मेरे ख्याल यही किया होगा। 3 1 जा 3 और क्या किया होगा 2 - 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, तो कुल मिला के 10 और 2 12 और 3 15 यही कर रहे होगे। मुझे नहीं लग रहा है ऐसा कोई ख़ास काम है। ठीक है, चलें इसको आप कर सकते हैं बड़े आराम से। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो क्या कहता हुआ जा रहा है आपसे क्वेश्चन, बॉडी एक्टेड अपॉन बाई ए फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। कितना फोर्स दे रहा है आपको? 50 न्यूटन का फोर्स दिया है साफ तौर पर। डिस्प्लेस्ड थ्रू आ डिस्टेंस 10 मीटर, 10 मीटर के डिस्टेंस से आपने उसको डिस्प्लेस किया हुआ है। और क्या कह रहा है? डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल। सारी काम की चीज़ें मैंने अंडरलाइन कर दी हैं, सही कह रहे हैं, डी। फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स। फिर मेरा क्वेश्चन ये आएगा, क्या ये ध्यान है वर्क स्केलर है? और अगर ये ध्यान है मतलब डॉट प्रोडक्ट लेने का है।
फिर एक समस्या आएगी आई जे के नहीं है, कोई बात नहीं, इसका भैया इससे तो शुरुआत ही की थी। आई जे ऐसा मत कह देना अब आई जे के तो है ही नहीं, मैंने कहा मत होने दो, यहीं से शुरुआत कर रहे थे, ए बी कॉस थीटा। और लगता है कोई 12th वाला इसको मल्टीप्लाई ना कर पाए। 10 है ना। और लास्ट काम cos 61/2 याद हो, 500 का आधा। समझ आ गए। बहुत सारे सवाल चूँकि मैंने करने, हो सकता है कि आपने पर्टिकुलर एमपी बोर्ड अनुसार दिक्कत हो जाती है, उन्होंने 10th में सवाल किए नहीं होते हैं, है ना। 10th में बोले 10th में भी कोई न्यूमेरिकल करता है क्या? अच्छा 11th पढ़ने के लिए होती नहीं है, तो सीधे क्या होते हैं 12th में एकदम बाउंस बैक पोजीशन में आते हैं। तो इसलिए लगा कर लें, बेहतर रहेगा अपने लिए। चलें, कोई नोट कर रहा हो तो कर दो फुर्ती से, किसी को ऐसा लग रहा हो नोट करने के लिए तो कर दें। बताओ बाल को कौन है मॉर्निंग बैच वाले, कौन कौन थे पहले जरा सुबह वाले हाथ उठाओ यार, जरा मुझे दिख जाए। 2-3 दिख रहे हैं इधर, 2-3 ये दिख रहे हैं, 2 पीछे दिख रहे हैं, इधर वाली लाइन में कोई यही नहीं बेचारा। ठीक है, देख लो कोई समस्या है इसमें। अभी आधे गायब भी होंगे आज। अच्छा आधी बालिकाएं गायब होने लग रहा है, उन्हें वेक्टर आता है, सब पिछले साल वाली है होंगे है। चलें, क्या इतना कंप्लीट कर दिया? हाँ ना, बताएं कोई समस्या है इसमें? ये वही आपका पार्टिकल मूव्स फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन, इस पोजीशन से आप इस पोजीशन तक जाते हो। तो सबसे पहला काम, ये क्वेश्चन हम कल कर रहे थे, सबसे पहले आप निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट कितना। जब आप इस क्वेश्चन को कर रहे थे, मुझे याद है कल मैंने पूछा था, आप 100 मीटर पे खड़े हैं और आप 120 मीटर पे पहुंच गए, तो आप कितना चले? कुछ मत कीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा। डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है, कोई लिखने की जरूरत नहीं। कितना होगा? 14 में से 3 गए, 11 बचेंगे आई। 13 में से 2 गए, आपके बचेंगे 11 जे, और के बचेंगे 9 में से। ठीक है, कोई आदमी बायोलॉजी वाली है। 9 - 6 भैया, -6 प्लस नहीं हो जाएंगे? सही किया है क्या मैंने? चलें, कितना हो गया? अब आप लास्ट काम, फोर्स दिया हुआ है, कितना वर्क डन हो जाएगा? करें आराम से, I to I, बढ़िया। J2J 11 1, K2K 15 3, जोड़ लोगे 55 + 45 यानी कुल मिला के। तो ये मैंने इसलिए करा दिया भैया ताकि आपको विश्वास रहे, कोई भी क्वेश्चन टफ कहीं से कहीं तक नहीं है। डिपेंड इस बात पे करेगा आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, या तो एक ही बात मार्क करेगी। पढ़ा है तो आते जाएंगे, नहीं पढ़ा है तो आदमी यही सोचता रहेगा जाने क्या कर रहे हैं बोले, इधर का उधर, उधर का इधर, पता नहीं क्या करते हैं बोले। तो अपनी अपनी। अब इस क्वेश्चन में कहीं से कहीं तक कोई समस्या हो तो मुझे बताएं, कर लेंगे सारे लोग? ठीक है, अब आ जाता हूँ मैं अपने एक्चुअल पे, और जहाँ बात करनी थी वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। तो एक काम करें, सुबह वाले ध्यान से कि अगली हेडिंग डाल दें, और अगली हेडिंग डाल दीजिएगा क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट की पहली खासियत बता देता हूँ। इसका आपका जो रिज़ल्ट आता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी आती है। ये पहला डिफरेंस है। जब हम लोगों ने कल डॉट प्रोडक्ट इस्तेमाल शुरुआत की थी तो मैंने कहा था 2 वेक्टर्स का प्रोडक्ट करना यानी इनटू करना। वैसे अब इनटू आप कहेंगे नहीं, याद रखिएगा वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी नाम की दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती। या तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होते हैं और या फिर वेक्टर ए
क्रॉस वेक्टर भी होते हैं। तो जब भी आप करने जाएंगे तो दो तरह के रिजल्ट आ सकते हैं, या तो आपको स्केलर क्वांटिटी चाहिए होगी जिसके लिए आप डॉट प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे थे, और या फिर आपको वेक्टर क्वांटिटी का रिजल्टेंट चाहिए होगा जो आपका कौन सा होगा, क्रॉस प्रोडक्ट। पहली बात तो ये आप क्लियर रहे, रिजल्टेंट हमारा क्या आएगा, वो एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। दूसरा एक सवाल बनता है आखिरकार इसका रिजल्टेंट आएगा कितना। तो इसका रिजल्टेंट ध्यान देखना, जिस फॉर्मूले से दिया जाता है ये आपसे कहता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू, बढ़िया, पहले यहाँ तक देखें, ये आता है ए बी साइन थीटा। तो मैंने आएगा ये तीनों नंबर्स हैं, ये तो अभी केवल नंबर हुए हैं, मुझे इसके साथ डायरेक्शन और बतानी पड़ेगी। क्या आपको याद है डायरेक्शन जब हम बताते थे तो आप यूनिट वेक्टर्स का इस्तेमाल करते थे, आई कैप अलोंग द एक्स एक्सिस, जे कैप अलोंग द वाई एक्सिस एंड के कैप अलोंग द जेड एक्सिस। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि यहाँ पर कोई ना कोई आई जे या के आएगा, क्योंकि मैं कह ही रहा हूँ वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये मत सोचिएगा एन कैप कोई चौथा है। एक्चुअली भैया क्रॉस प्रोडक्ट अभी हम करने जा रहे हैं, तो मुझे थोड़ी पता है अभी फॉर्मूले में कि जो आपका रिजल्टेंट आएगा एक्स पे आएगा, वाई पे आएगा, जेड पे आएगा, मुझे क्या पता। ये तो जैसा प्रोडक्ट आएगा वो आएगा। तो एन कैप कोई चौथा नहीं है, एन कैप का मतलब है जैसा आपका रिजल्ट आएगा, एक्स पे आया तो आई कैप लिख दीजिएगा, वाई पर आए तो आप जे कैप लिख दीजिएगा, और जेड पर आए तो आप के कैप लिखेंगे। हाँ, कैसे आएगा उसकी हम चर्चा करेंगे। पहला तो इतना समझ में आता है तो फुर्ती से इतना नोट डाउन कर दें। क्रॉस प्रोडक्ट में नंबर 1 रिजल्टेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और गिवन बाय वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा एन कैप। अब जो अगली हम बात कर रहे थे, एन कैप क्या है, ये दिख रहा है। एन कैप आपकी वो चीज़ है जो आपको डायरेक्शन देगा। तो इसमें एक काम कर दें, लिख दें एक लाइन, इसमें आप लिख दीजिएगा एन कैप इज दैट यूनिट वेक्टर, लिख दीजिएगा एन कैप इज दैट यूनिट वेक्टर विच गिव्स, एन कैप इज दैट यूनिट वेक्टर विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, इज दैट यूनिट वेक्टर विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। और आगे बताइएगा, इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन and given by Maxwell's right-handed screw rule, लिख दें given by Maxwell's right-hand screw rule। क्या समझ में आता है? अब राइट हैंड रूल हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं ले रहे, हम केवल वो लाइन लिखेंगे जो हमारी काम की है, जिससे हमारा काम चलता रहेगा। नीचे आप बताएंगे द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, मैक्सवेल्स राइट हैंडेड स्क्रू रूल लिख दिया गिवन बाय, उसके नीचे आप बताएगा द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज द डायरेक्शन ऑफ एडवांसमेंट, द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज द डायरेक्शन ऑफ एडवांसमेंट of a right-handed screw, direction of advancement of a right-handed screw। हम एक अलग चीज़ बात करते हैं। पहली बात तो आप बताऊं, लिख दिया डायरेक्शन ऑफ एडवांसमेंट ऑफ ए राइट-हैंडेड स्क्रू। इतने समय इतना पता चल जाता है कि आपका जो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन है वो कहीं ना कहीं किसका होगा, स्क्रू का डायरेक्शन होगा। तो बाकी बातें छोड़ें, पहले स्क्रू का पता लगा लें। मुझे बताएं, आप लोगों ने पेंच देखे हैं भैया? बढ़िया, कभी खोले कसे हैं? क्या आपका ध्यान जा रहा है? दुनिया में आप किसी भी पेंच को केवल और केवल 2 ही डायरेक्शंस में घुमा सकते हैं, और 2 पॉसिबल डायरेक्शंस में, या तो ये होगा जिसे आप कहते हुए जाते हैं, और या फिर आप इसे घुमा सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो मुझे एक सिंपल सी बात है, इस वाले पेंच को मैं क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ, ये कहाँ जाएगा?
आराम सोचें, कोई एक पेंच घुमा रहा हूँ, किधर जाएगा, अंदर जाएगा बाहर आएगा? सभी को ये कन्फर्म है, इसलिए पूछ रहा हूँ, क्योंकि अब ये पूछेंगे नहीं तो जगह जगह प्रैक्टिस में लगेगा। और जैसे नहीं समझ में आया, मैंने कहा कभी बोतलों के ढक्कन खोल के आप बंद करके ट्राई कर लेना। बोतल का ढक्कन अगर आप खोलेंगे या बंद करेंगे तो आप साफ दिख जाएगा, क्लॉकवाइज करोगे टाइट होता जाएगा, ये पेंच आपका कहीं ना कहीं अंदर जाएगा, इनवर्ट जा रहा होगा। और अगर ऐसा हो रहा है तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, क्लॉकवाइज घुमाने पे आपका स्क्रू कहाँ चलता है। और अगर अंदर जा रहा है, ज़रा ध्यान देखें, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में मैं आपसे कह देता हूँ नेगेटिव जेड एक्सिस, क्योंकि आपको नजर आ रहा है एक्स वाई और यही जेड होंगी भैया। जेड ऊपर की तरफ पॉजिटिव मान लोगे, अंदर या नीचे की तरफ कैसी मान लोगे, नेगेटिव मान लोगे। उल्टा आप देखना, किसी पेंच को आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, बोतल का ढक्कन ही पकड़ लो, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, खुल के आपके हाथ में बाहर आ जाएगा। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब अब आपके स्क्रू का डायरेक्शन कैसा है। और सबसे ख़ास बात, मैथमेटिकल देखेंगे तो क्या है, मेरी बात समझ में आती है, हाँ है ना? अब हम चेक करते हैं। पहली बात हमने लिखा था, डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज़ द डायरेक्शन ऑफ स्क्रू। डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? एडवांसमेंट ऑफ स्क्रू। जैसा आपका स्क्रू बढ़ेगा वही डायरेक्शन किसका होगा, वही क्रॉस प्रोडक्ट का होगा। जरा देखो स्क्रू चल कहाँ रहा है। पहली बात तो देखें, आपको नजर आएगा ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन चल रहा है। स्क्रू जब भी चलेगा तो इस प्लेन में या तो बाहर आएगा या अंदर जाएगा, जो भी हो इसके परपेंडिकुलर जाएगा। तो पहली बात आपको बिल्कुल साफ समझ में आती है, क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन कहाँ होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। दूसरी बात, परपेंडिकुलर में दोनों डायरेक्शन होंगे, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। वो आप कहाँ से देखेंगे, वो आप देखेंगे एडवांसमेंट ऑफ स्क्रू। जहाँ स्क्रू जा रहा हो अंदर या बाहर, उसी के अकॉर्डिंग हमारा डायरेक्शन हमें मिल जाएगा। तो एक काम करें, दोनों फिगर बनाएं और नोट कर दें, फिर आगे चलता हूँ मैं। और यहीं सबसे ज़्यादा टाइम और यहीं सबसे ज़्यादा दिमाग लगाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, बना दिए दोनों डायरेक्शन। तो फिर एक सवाल आता है, अगली चीज़ पे जाता हूँ, इनवर्ड और आउटवर्ड में होगा क्या। आए देखें ध्यान से, हम माने चलते हैं मेरे पास दो वेक्टर्स हैं और मैं सिंपल एग्जांपल ले लेता हूँ। ये मेरे दो वेक्टर हैं, लेट ये आपका वेक्टर ए और ये आपका वेक्टर बी। ये एंगल मैंने सपोज कर लिया, आपका एंगल कितना है, थीटा। और आप एक छोटा सा काम करें, इनको आप कीजिएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी करोगे तो कैसा ध्यान जा रहा है, इनकी वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू आपकी आएगी ए बी साइन थीटा। वैल्यू में हम कन्फर्म है, वैल्यू में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मेरा सवाल है, इस ए बी साइन थीटा का जो आपका क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है, डायरेक्शन किधर जाएगा और डायरेक्शन कहाँ जाएगा, उसके लिए ध्यान से इधर देखें। जो मैंने ऊपर फिगर बनाया था, छोटा छोटा कर लेता हूँ, क्लॉकवाइज दिख रहा है। मैंने कहा था क्लॉकवाइज में आपका स्क्रू जाता है अंदर, एंड दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्या आपका ऐसा ध्यान जा रहा है, जो आपने वेक्टर सेलेक्ट किए हैं, आप कर रहे हैं ए क्रॉस बी, आप ए से बी की तरफ जा रहे हैं, मुझे बताएं ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज में स्क्रू कहाँ जाएगा, और इसीलिए मैं यहाँ एक काम कर देता हूँ, और इसे पहले देखते रहना आराम से, फिर चर्चा करेंगे।
जो आप पूछ रहे थे एन कैप क्या आएगा, देखें मुझे मिल गया एन कैप। कौन सी एक्सेस, आप जेड एक्सेस कह रहे हैं, मतलब ये के कैप आएगा, ये कन्फर्म है, नेगेटिव आएगा। उल्टा एक एग्जाम्पल देखें और बहुत ध्यान से चेक कर लेना, फिर बाद में नोट करना। सेकंड एग्जाम्पल में मैं आपके जाता हूँ, मान के चलें एक बार फिर आपके पास यही दो वेक्टर्स हैं, लेकिन अब की बार आप इसे ए मान रहे हैं और आप इसे बी मान रहे हैं। अब आप निकालना चाहते हैं, फिर एक इंटरेस्टिंग बात है, वैल्यू तो वही आएंगे भैया, ए बी साइन थीटा, ना ए बदला ना बी बदला और ना थीटा बदली, लेकिन बदल क्या गया, बदल ये गया कि आप देखें इनका ऑर्डर चेंज हो गया होगा। अब जब आप इनके ऑर्डर पे जाएंगे तो क्या आपको ऐसा नज़र आ रहा है, ये ऑर्डर कहाँ से कहाँ जा रहा है, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये है कि एंटी क्लॉकवाइज स्क्रू घुमाने पे कहाँ जाता है, आउटवर्ड जाता है। आप कहते हैं पॉजिटिव जेड एक्सिस जाता है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा, और इस ढंग से हम इनका डायरेक्शन पता कर लेंगे बड़े आराम से और लिख भी देंगे, कर दें मज़े से। दिखा दें दोनों एग्जाम्पल आपके, एक बार ए क्रॉस बी क्लॉकवाइज में और एक बार ए क्रॉस बी एंटी क्लॉकवाइज में। मिल गया, हाँ ना, बताएं। मिल जाता है तो बहुत ध्यान से एक चीज़ देखें। अब एक सवाल बनेगा इस चीज़ की, हमें कहाँ ज़रूरत पड़ेगी ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ। हमें यहाँ ज़रूरत पड़ेगी कि आपसे पहले हम बता दें, मैं जो हूँ एक 10th का बैच ले रहा था और 10th में एक चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। एक बहुत अच्छी बात है कि अपने यहाँ 12th में भी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का चैप्टर है। अब ये फ़िलहाल 10th की बात करता हूँ। 10th में जब ये चैप्टर है तो उसमें मैंने एक चीज़ पढ़ाई, अब मैंने क्या पढ़ाई तो सिंपल हमने कहा एनसीईआरटी में दी गई है। वो ये दिया हुआ था कि अगर आपकी किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में आपका कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रख दिया जाए तो इस पर आपका एक फोर्स अप्लाई होता है, और जिन्होंने 10th हल्का सा याद है उन्हें याद आ जाएगा। ये फोर्स हुआ करता था BIL साइन थीटा, थीटा समझ में याद होगा, दोनों के बीच का एंगल हुआ करता था। और उस समय 10th में आप एक फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल निकालते थे। अगर आप ये जानना चाहते थे व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स, तो हम क्या करते थे, स्ट्रेच द फिंगर्स ऑफ द लेफ्ट हैंड इन सच ए मैनर। फिर याद आ गया होगा फादर मदर चाइल्ड बताया करते थे। फादर मदर चाइल्ड मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड, C फॉर चार्ज या करंट, और फादर यानी फोर्स। क्या करेंगे ध्यान देखना, मैग्नेटिक फील्ड, करंट दिख रहा है ऊपर जा रही है, करंट ये हो गया, दिख रहा होगा मैग्नेटिक फोर्स आपका कहाँ जा रहा है, इनवर्ड जा रहा है। तो मैंने कहा कोई नई चीज़ नहीं पढ़ा रहा है, तुमसे पहले 10th वालों से आज यही सवाल डिस्कस कर रहा था। सब मेरा मानना है 10th में इतना पढ़ के आए हैं, एकदम याद नहीं होगा लेकिन इतना तो ध्यान होगा कि हाँ ऐसा था। और अगर ऐसा था तो आप ध्यान देखना आपका फोर्स कहाँ जा रहा है, इनवर्ड जा रहा है। ये एक तरीका हो गया मैंने कहा निकालने का, नंबर 1। अब आप पूछेंगे हमारे लिए इसका क्या इस्तेमाल है, हमारे लिए इस्तेमाल है, क्या आपको ऐसा नज़र आ रहा है, ये जो आपका फोर्स का फॉर्मूला है ये साइन थीटा में है। और यहाँ तक आते आते अब आपको शायद दो पहचान क्लियर हो गई हो। अगर फॉर्मूला कॉस थीटा में जा रहा है मतलब ये डॉट प्रोडक्ट की तरफ भाग रहा है, और अगर साइन थीटा में जा रहा है मतलब ये क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है, नंबर 1। और ये शक पूरा कैसे हो जाता है कि इस तरफ आप देखना वर्क नहीं है, फोर्स है, और फोर्स होती है वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, जब आपको कैसा चाहिए, फोर्स चाहिए यानी आपको वेक्टर चाहिए, तो इस साइड में जो आपका इनटू है यानी जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट डॉट नहीं आएगा, क्रॉस आएगा। तो मैं ध्यान होगा चार्ज या करंट तो नंबर होते हैं, इनको बाहर निकाल लो। BL साइन थीटा को आप करते हैं तो ये आपको दिया जाता है, और जब आप इस साल पढ़ेंगे तो आपका ध्यान जाएगा, मैंने कहा था ना ये डेरिवेशन 10th में भी था।
फॉर्मूला यहाँ भी वही है, तो फिर अंतर क्या हो जाएगा, 10th में आप बी आई एल साइन थीटा लिख के काम चला लेते थे, अब आपको बताना पड़ेगा वेक्टर एफ इज इक्वल्स टू आई वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर बी। फिर उसके आगे आप बताएंगे दस द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर विच इज़ डिसाइडेड बाई मैक्सवेल्स राइट हैंडेड स्क्रू रूल। और तुम्हें समझ में आएगा, ये लाइंस मैं मैग्नेटिक इफेक्ट वाले चैप्टर की नहीं बता रहा हूँ, ये मैं यहाँ की बता रहा हूँ जो हम आज डिस्कस कर रहे थे, यानी हमें इनडायरेक्टली इस रूल को कहीं ना कहीं पढ़ते हुए ही चले जा रहे हैं। फिर फर्दर अब सवाल है, मैंने कहा यहाँ पर दो तरीके होंगे, जो चॉइस आपके पास आएगी वो क्या आएगी, जो मैंने पहली चॉइस कही थी, आप फिज़िक्स का रूल लगाएं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। मैंने कहा मैग्नेटिक फील्ड, करंट और फोर्स इनवर्ट जा रहा है, ये एक तरीका है ही, आप लगा सकते हैं। हाँ, मैं दूसरा ले लेता हूँ कि आपको ऐसा नजर आ रहा है ये एल क्रॉस बी है, हाँ ना बताओ, और एल क्रॉस बी में ज़रा ये मुझे बताओ, एल मतलब लेंथ ऑफ द कंडक्टर दिख रहा होगा, ये क्लॉकवाइज आ रहे हो कि एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, क्लॉकवाइज में आपका स्क्रू कहाँ जाता है, तो मुझे लग रहा है इस फोर्स का डायरेक्शन इनवर्ड होगा, दैट्स ऑल। तो इसलिए मैंने कहा बहुत सारी बार आपको ऐसा सब नहीं करना पड़ेगा, आप चाहें तो डायरेक्ट फ्लेमिंग रूल या इन सब के साथ। खास बात है फिज़िक्स के रूल हैं, पर्टिकुलर जगह के लिए हैं। मैक्सवेल्स रूल आप देखना मैथमेटिक्स का है, हर जगह लगेगा, उसे इससे मतलब ही नहीं है क्रॉस में एल क्रॉस बी है या कुछ और है। और आगे चले जाओगे मैं कह दूँ, एक आप पढ़ेंगे टॉर्क एन इलेक्ट्रिक डाइपोल पी साइन थीटा, तो अपने आप समझ आएगा, जैसे आप पी साइन थीटा लिखोगे मतलब आपको इसे लिखना पड़ेगा डायरेक्शन आपका निकलेगा कहीं ना कहीं। फिर जो रूल्स रहेंगे, या मैंने कहा सबसे सिंपल ये देख लीजिएगा, क्लॉकवाइज आप ले रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज। क्वेश्चंस पे आप जाएंगे तो मैं यहाँ क्वेश्चन सुना देता हूँ। ये आपसे कहेगा वायर ऑफ लेंथ 5 मीटर इज़ प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 5 × 10⁻³ टेस्ला। आप ध्यान देखें, इसमें कुछ खास काम नहीं है, वायर की लेंथ दी है, एंगल दिया है, ये दिया है। तो पहला जो सवाल आएगा वहीं से आएगा, व्हाट इज़ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर। वो मानने चलता है 12th वाला तुरंत निकाल लेता है, साइन 60 मालूम ही होती है, आई एल जो भी है इनटू कर लेगा। आगे दिया होता है व्हाट इज़ द, एक्चुअल क्वेश्चन होता है व्हाट इज़ द, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर। और थोड़ा सा अगले लेवल के क्वेश्चन में जाओगे तो आपसे बताएगा एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेटअप अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, द करंट थ्रू अ वायर इज फ्लोइंग अलोंग द वाई एक्सिस। मतलब समझ में आ गया। अब फिगर भी नहीं देगा, फिगर भी तुम्हें अपने आप एज्यूम करना पड़ेगा, भैया एक्स एक्सिस हमारी कहाँ है, वाई एक्सिस कहाँ है। क्वेश्चन फिर वही रहेगा, बताओ फोर्स का डायरेक्शन। तो इस केस में आप सीधा बता देंगे, इस केस में आप क्या क्या बताएंगे, इनवर्ड यानी अलोंग द नेगेटिव जेड एक्सिस। अगर आप इनवर्ड कह रहे हैं तो आपका डायरेक्शन क्या हो गया, इसलिए मैंने कहा था, इसलिए मैंने फाइनल पूछा क्या ये जो डायरेक्शन मैंने बताया ये क्लियर हो गए, हाँ या ना, या इनमें कोई डाउट है। इसलिए मैंने दोनों को दोबारा एक बार सामने दिखा दिया, कोई शंका हो इन डायरेक्शन में तो मुझे बताएं, क्योंकि हमें ये डायरेक्शन कई बार हर चैप्टर में दो एक बार इस्तेमाल करेंगे। रेफरेंस हर बार यहीं का देंगे, मैक्सवेल रूल पढ़ा रहे थे, जाके चेक कर लेना, स्क्रू का डायरेक्शन होता था, ख़त्म। कोई दिक्कत है यहाँ से यहाँ तक नहीं, बढ़िया। अब एक नेक्स्ट चीज़ और बता देता हूँ, जब आप डायरेक्शन चेक कर लेते हैं, ए बी साइन थीटा चेक कर लेते हैं, तो बस एक सवाल और बच जाता है, और बचता है अगर आपको जो वेक्टर दिए हैं वो वेक्टर आपको A1 और A2 के फॉर्म में दिए हों, यानी अपने क्या दिए हों, A1 i कैप प्लस A2 j कैप और प्लस A3, ऐसे आपका वेक्टर B इज इक्वल्स टू दिया हो B1 i कैप प्लस B2 j कैप और प्लस B3 k कैप। तो ध्यान क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट बहुत सिंपल था, डॉट प्रोडक्ट हमने ओरली निकाल दिया था, यही कर तो रहे थे वर्क डन वगैरह क्वेश्चन। क्रॉस प्रोडक्ट आप देखना, आप ओरली नहीं निकाल पाएंगे, बहुत प्रैक्टिस के बाद निकाल पाएंगे।
इसका सॉल्यूशन जो आता है वो एक डिटर्मिनेंट आता है, और डिटर्मिनेंट का मतलब है आप सबसे पहले उठाएंगे आई, जे और के। अगर आप बायोलॉजी से रिलेटेड हैं तो आपको याद होगा, हम लास्ट ईयर जब 11th में बात करते थे तो सिंपल में कहते थे क्रॉस प्रोडक्ट वाली टेबल, पर अब क्रॉस प्रोडक्ट वाली टेबल नहीं, उसका सही नाम लेंगे। ये क्या कहलाता है, मैंने कहा और डिटर्मिनेंट पे जाओगे तो सबसे पहली चीज़ बताता हूँ, आप लिखिएगा आई, जे और के। इसके बाद अगला काम आप कीजिएगा, फर्स्ट वेक्टर के नंबर्स लिखिएगा। फिर इसके बाद समझ में आ रहा होगा आप क्या करेंगे, सेकंड वेक्टर के नंबर लिख देंगे। और एक ख़ास बात याद रखिएगा, जो भी आपका डिटर्मिनेंट होता है इसके कॉलम ऑल्टरनेट साइन में होते हैं। ऑल्टरनेट साइन का मतलब समझ में आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अगर ये 5 कॉलम का हो जाएगा तो पॉजिटिव नेगेटिव और एंड सो ऑन। आप पहले इतना बनाएं, फिर मैं इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ बगल में। बना दिया था ना, डिटर्मिनेंट आप बना देते हैं। ध्यान से इधर देखें, इसका सॉल्यूशन हमारा 3 पार्ट में आएगा। सबसे पहले उठाइएगा आई कैप। क्या आपको ऐसा नजर आ रहा, आई कैप पॉजिटिव है, तो एक्चुअली आई कैप मत ढूंढना, तुम एक याद रखना, जे कैप नेगेटिव है बस, बाकी दोनों तो वैसे ही पॉजिटिव, उनको क्या याद करना। आई कैप जब उठाओगे, आई कैप के साथ ध्यान से देखो, आई कैप ये है, इसकी लाइन छोड़ देना। जब आप इसकी लाइन छोड़ेंगे तो आपका सॉल्यूशन होगा, कह रहा था ना क्रॉस प्रोडक्ट वाली टेबल कह रहे थे पिछले साल, कहते थे वो इसलिए कहते थे क्योंकि ये होती है, इसका मतलब है आई कैप, ये छोड़ दिया, बाकी दोनों में ध्यान देखें, ये लिखा जाएगा और इसलिए मैंने कहा लिखने के बजाय बहुत ध्यान से पहले मुझे देख लेना, कहीं ऐसा ना हो लिखने के चक्कर में तुम समझना भूल जाओ। लिखे तो हम बता दें हर किताब में पढ़े हुए हैं। क्या आई कैप मिल गया। अब ध्यान देखना, जे कैप उठाएं। जे कैप आप कैसा उठाएंगे, नेगेटिव का। जब आप जे कैप उठा रहे हैं तो जे कैप देखो, जे कैप के साथ आप जे कैप वाली लाइन छोड़ दें। तो आपकी सुविधा के लिए मैं दिखा देता हूँ, जे कैप वाली लाइन छोड़ोगे तो कहाँ जाओगे, जे वाली लाइन छोड़ दी मैंने, यही जाएगा आर पार में। चले आए आर पार में, कितना मिलेगा, एक हो जाएगा आपका A1 B3 और अगली बार हो जाएगा, वैसे सही बताएं, ये दिख गया है तो ये तो अपने आप मिल जाएगा। A1 का B3 था तो अब की बार B का 1 और A का, तो इधर वाले को तो सोचना भी नहीं पड़ता, तो वैसे ही पहला मिल जाए तो दूसरा तो वैसे ही लिख सकते हो। तीसरा और लास्ट दिखा देता हूँ, के कैप। के कैप के साथ अंदाज लग रहा है क्या आएगा, के कैप के साथ आप के छोड़ देना, बाकी दोनों इधर के साफ नज़र आ रहे होंगे, A1 B2 और एक बार A1 B2 और एक बार B1 A2। एक भी देख लोगे जो मैं कह रहा था, A1 B2 देख लो, अगली बार B का 1 कर दो और A का 2 कर दो, ख़त्म। ये सॉल्यूशन आपका इस डिटर्मिनेंट के लिए दिया जाएगा। कर दें, एक क्वेश्चन में इसका करके दिखा देता हूँ। बोलो क्या हो गया।
कर दिया है ना, बताएं कोई दिक्कत है इस पूरे ऑर्डर में? एक एग्जांपल में कंप्लीट आपको दिखा देता हूँ, इसके बाद देखें ध्यान से। चले यहीं से ले लेते हैं। चले ये वाला क्वेश्चन कर देते हैं, एक छोटा सा आ जाए इस क्वेश्चन में। देखें वेक्टर ए बराबर दिया है आपको, वेक्टर बी बराबर दिया है और आपसे 3 चीज़ें निकलवाना चाह रहा है। इनमें से 3 चीज़ें हम ओरल निकालेंगे। आ जाए मुझे बताएं क्या आप में से कोई वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ओरल निकाल देगा भाई? देखें क्वेश्चन आपके सामने, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकाल लेंगे ओरल, हाँ या ना बताएं? निकाल लेंगे, बताएं। कितना? 7i दिख रहा है। ए प्लस बी तो डायरेक्ट किया जाएगा ना वो, और -5 और +6, -7 और +6। इसने लगा भैया इतना एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आता है ना, 7 - 6 या -7 + 6 कि वैसे ही करोगे बिल्कुल, लिख के ऊपर नीचे फिर साइन पलटा पुलटी, ये सब मत करना। चलें दूसरा आ रहा, देखें ए माइनस बी दे, ज़रा बताएं कितने लोगों का आ जाता है? ए माइनस जी 4 - 3, 4 - 3 कितना आएगा? 1, यानी कि आई कैप। चले -5 और -6 यानी कि, और लास्ट 6 और +7, सही ना? अब 12th में थोड़ी कोई कहेगा सर घटाना भी सिखाओ, 6 - -7 कितने हुए? तो 6 और 7 कितने हो रहे थे? तीसरा भी मैंने कहा आपका ओरल आएगा। चलें कर दें तीनों क्वेश्चन ये फुर्ती से, फिर मैं चौथे पे जाऊंगा। बोलो आ गए तुम्हारे? नहीं आए? कितना आ गया ये डॉट भी? -66 60। आ गया डॉट? नहीं आया बताएं? डॉट आ जाता भैया, डॉट के तो आज ही 3-4 सवाल फिर से रिपीट किए हैं। और डॉट कहाँ से कहाँ हो जाएगा? सीधा i to i करना, 4 3 जा 12, ये -5 और इंटू 6 यानी 5 6 जा 30 और लास्ट 6 7 जा, कुल मिला के आपका रह गया माइनस का 60। आप सही है। तो फिर अब मैं उस पर जाता हूँ जिसकी मैं चर्चा कर रहा था। जब आप वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालेंगे, इसको मैं एक बार दिखा देता हूँ, बस इसको देख लें। क्या करना है दोबारा रिपीट कर दूँ। आप सबसे पहले जाएंगे तो आप उठाइएगा आई कैप, जे कैप और एक आपका के कैप, जिनमें से आपसे कहा था जे कैप आपका कैसा होगा? प्लस माइनस प्लस, यानी इसका ध्यान रखना है नेगेटिव होगा। दोनों वेक्टर्स के आप नंबर नोट कर दें, दोनों वेक्टर्स के नंबर नोट करोगे तो क्या आएंगे? पहला है आपका कितना है? 4 - 5 और 6 है ना, और दूसरे के आपके हैं 3 6 और -7। सबसे पहला काम आई कैप, क्योंकि हम पहला सवाल कर रहे हैं तो अभी हम 5 7 या 35 नहीं लिख रहे हैं, ठीक है ना। अभी मैं पूरा लिख देता हूँ, किससे किसको इंटू कर रहे होगे। माइनस कौन सा आएगा? नहीं तो अभी 36 इसलिए लिख रहा है, मैंने कहा 36 तो कर लोगे, वो बड़ी बात नहीं है। अभी तो केवल ये बता दूं किसको किससे इंटू कर रहे हो, बाकी फिर तो आदमी चाहे तो डायरेक्ट निकाल लेता है। बोले 35 और -36, 35 - 36 -1 बचा।
प्रैक्टिस के बाद तो आप वो कर लोगे, वो कोई बहुत महान काम नहीं है। अभी बस ये देख लें एक बार ध्यान से किससे किसको इनटू कर रहा हूँ, क्योंकि गड़बड़ियाँ बस सारी यहीं होती हैं। आप ज़रा जे कैप बताएं किससे किसको इनटू करूँगा। लिख रहा है जे कैप में आपका 4 के साथ आएगा -7। ठीक है, बाकी तुम्हें खुद समझ में आ रहा होगा, मैं तुमसे 4 7 या थोड़ी पूछना चाहूँगा। तुम्हें तो ये देखना है किससे किसको कर रहे हैं बस। और 3 का आएगा 6 से। और एक लास्ट काम, चलो के अपन नीचे लिख रहे हैं ना, के साथ जब आप जाएंगे तो आप ये लास्ट वाला छोड़ देना। आप देख रहे होंगे कौन से दो आएंगे, ये दोनों आएंगे। एक बार आप कर देना 4 6 और एक बार कर दीजिएगा 3 इंटू। तो मुझे बताएं क्या आप ये परफेक्टली समझ में आ जाता है या नहीं, या आप भी कोई शंका रह जाएगी। बोलो बाल को, हो जाएगा ये। और किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बताएं। टोटल वोटल तो निकाल लोगे, तो अब उसमें नहीं जा रहे हैं। बोले सर 7 4 या कितने होते हैं, हमें नहीं आ रहे हैं, मैंने बता दे। हाँ हो जाए, क्या कर लेंगे। क्या क्वेश्चन हो जाएगा? बढ़िया, हो गया। चलो कितना आया टोटल जरा बता दो। अरे धीरे धीरे बता, मुझे भी तो लिख लेने दे। -i कैप और चेक कर लो यही आ रहा है कि नहीं, है ना। ठीक, थर्टी 39 वाला चेक कर देता हूँ। 6 4 जा 24 और 24 और 15 39, सही है, 39 आएगा। बढ़िया। अब एक छोटा सा क्वेश्चन बता देता हूँ, इसको कर दे जरा। आए देखें, एक छोटा क्वेश्चन लिखिएगा। आर पैरेलल टू ईच अदर। जब आप पैरेलल की जाते हैं तो उससे पहले आपको एक कंडीशन बता दूँ। ये कंडीशन आपको एक आध जगह काम में आ जाएगी। क्या आप में से किसी को ऐसा याद है, डॉट प्रोडक्ट में एक परपेंडिकुलर की कंडीशन थी। डॉट प्रोडक्ट में आप पढ़ रहे थे कि अगर आपके दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट जो है 0 आएगा, क्योंकि उसमें cos 90 आता है। क्या आपने ध्यान दिया, इस वाले में sin थीटा होती है, और sin थीटा 0 कब होगी? जब 0 हो। इसका मतलब समझ में आ रहा है, जब वह आपके कैसा हो, पैरेलल। इसलिए कंडीशन भी आप बताता हूँ। अगर आपके गिवन वेक्टर पैरेलल हैं, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, पैरेलल का मतलब समझ में आ रहा है। अगर आपका थीटा बराबर 0 डिग्री है तो फिर क्या होना चाहिए? यही होगा ए बी साइन 0 एन कैप। और इसका मतलब साफ समझ में आ रहा होगा, ये होगा। और याद रखना है 0 नहीं होता, वेक्टर 0 होता है। वेक्टर 0 समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि वेक्टर है ना, डायरेक्शन थोड़ी 0 हो जाएगी, मल्टीप्लाई 0 होगा भैया। पहले तो इतना कंडीशन दिखा दें और उसके बाद हम चले जाएंगे, आप इनको प्रूव करें कि ये पैरेलल है। ये सिम्बॉल तो भाई पता है, पैरेलल का नहीं कोई का, ये क्या दो लाइनें खड़ी हैं। अब अपने आंसर पे जाते हैं। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए अगर आपका ए और बी पैरेलल है। अब एक काम करो, इन दोनों का जरा प्रोडक्ट निकाल के देखो 0 आता है कि नहीं, और जब नहीं आए तो मुझे बताना, फिर मैं लाऊंगा। करें। इतनी हिंट मैं दे देता हूँ, कितनी दे दूंगा?
आ गया 0, आ गया कोई समस्या? बढ़िया। कर दो एक टेबल कहाँ गए? चाहिए वो तो लगाओ बेटा, ये आधे नंबर साफ हो जाएंगे तुम्हारे। और मैथ से बायो है, मैथ से तो और ख़तरा है, और ख़तरा है इसलिए क्योंकि मैं बता देता हूँ, अगर ये है तो अलग होगा, और कहीं ये हो गया अलग होगा, और कहीं अगर ये हो गया तो बिल्कुल ही अलग होगा। तो इसलिए तुम तो नोटेशन सही लगाओ। बायोलॉजी वाले तो एक बार चलती का नाम गाड़ी में सवार होकर निकल भी लेंगे, तुम कहाँ जाओगे? है तो चल भी जाएगा, ठीक है, जी कहाँ जाएंगे? तो तीनों अलग अलग हैं इनके, तो ये बिल्कुल साफ जो है। चले आ गया 0, नहीं आया किसी का? नहीं आया तो मुझे बताओ। आ जाता है, मेरा अंदाज़ है आपने वैल्यू रखी होंगी, आपने पहले की वैल्यू रखी होगी 1 - 5 और 0, दूसरे का रखा होगा आपने 2 - 10 और 0। एक महान बात बताता हूँ, इससे एक फ़ायदा होगा। सबसे पहले ध्यान देखना, जे वाले सारे टर्म 0 हो जाएंगे, जे वाले तो ओरल 0 हो गए, जे वाला देखो, आपके आई वाले सारे टर्म 0 हो जाएंगे, केवल बचेगा के वाला टर्म, और के वाला टर्म कितना आएगा? -10 और -10। जैसे आप +10 कह रहे हो, मैं सही पढ़ रहा हूँ, ये हुआ -10 और ये हुआ -10, कुल मिला के टोटल 0। इसमें कहता है ओरल 0 कर सकते हैं अगर चाहें तो। किसी को नहीं समझ में आया हो तो मुझे बताएं कि बेटा यहाँ पूछ लीजिएगा, फिर आगे पूछने के चांसेस जो है कम होते जाएंगे। तो देखें, कोई शंका किसी को कहीं से कहीं तक? नहीं। ठीक है, एक आध और क्वेश्चन है तो चलो सिंपल सा है, ये वाला कर दो मनोरंजन के लिए। एक लास्ट क्वेश्चन आज का, लैम्डा की वैल्यू आपको निकालनी है बस। इनका क्रॉस प्रोडक्ट = 0 माना जाएगा और आप लैम्डा निकाल ले आएंगे। निकालें आराम से। टू आ रहा है। बोलो, मलखान सिंह मलखानी नाम है, कुछ और नाम है इसका? मलखानी है पक्का? को आदमी माइनस प्लस कुछ भी आन दो, पहले तो ये देखो 2 आ रहा है कि नहीं। ठीक है,
नहीं आया, कितना आ गया, 2 आया या -2 आया? हाँ चलेगा यार, नहीं आया तो बताएं, बोलो वालों को आ गया, नहीं आया? नहीं आया, क्या नहीं आ रहा बताओ? क्रॉस प्रोडक्ट नहीं आ रहा कि तुम इक्वेशन नहीं सॉल्व कर पा रहे? क्रॉस प्रोडक्ट नहीं आ रहा? कॉपी दिखाओ 1 मिनट। क्यों पिछले क्वेश्चन में पूछ तो रहे थे पिछला आया कि नहीं आया, तुमने मुंडी नहीं हिलाई हाँ या ना में? सही है, यहाँ तक तो आप बढ़िया है। तो फिर आपको वो नहीं आ रहा, क्या नहीं आ रहा हम बताएं? इक्वेशन सॉल्व, मतलब हमने जो पढ़ाया वो हमने तुम्हें सही पढ़ाया, ये तय हो गया, क्योंकि तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है। हाँ पहले जो तुम गणित पढ़ के आए वो तुम्हारी फीस काम में नहीं आ रही क्योंकि तुम जहाँ अटके हो, ये इक्वेशन आओ पहले तुम्हारे लिए सॉल्व करते हैं, आए देखें ध्यान देता। चले बेटा बात नहीं, इतनी बात करोगे तो सब करने लगे तो हम तो भाग ही जाएंगे, है ना। इसलिए क्लास में शांति। क्या किया आपने, आई जे और के लिए होंगे, रफ में लिखता जा रहा हूँ, ठीक। माइनस का है क्योंकि यहाँ तक सब पहुँच गए, ये 2 3 और -1 था, ये आपका -4 -6 और माइनस का लैम्डा, यही है। आ जाए देखे ध्यान से, आप आई कैप के साथ जाएंगे, आई कैप के साथ आपने लिया होगा -3 लैम्डा प्लस का 6 यानी -6, और चले आओ जे कैप, जे कैप के साथ आपने लिया होगा -2 लैम्डा और आपने लिए होंगे -4, ये लिया हुआ है। और चलो के थोड़ा खिसका ले, के के साथ आपने लिया होगा 6 2 जा -12 और -12 यानी कि 0, ये तो ख़त्म ही हो गया, इन सब का टोटल 0 है। अगर इनका टोटल बेटा 0 है तो क्या आपने ध्यान दिया, ये टर्म भी 0 होना चाहिए और ये टर्म भी 0 होना चाहिए। तो इसका सीधा सा मतलब है आपका इसका मतलब लैम्डा इज इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी, इसने मैंने कहा देखो मैंने जो पढ़ाया इससे सिद्ध हो गया, मैं अच्छा पढ़ाता हूँ तो क्रॉस प्रोडक्ट आने लगा हाँ यहाँ तुम्हारी गड़बड़ है, कोई बात नहीं, उसको तुम धीरे धीरे रिमूव कर दो, आने लगेंगी चीज़ें। मिल गया, चाहे मैंने कहा आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मेरा सवाल है, सब ने ऐसे कैलकुलेट किया था, किसी ने कुछ और किया था? फिर कैसे किया था? आई और जे की जगह 1 कैसे रख दिया? कौन से आई की जगह तुमने 1 रख दिया? आई कैप की जगह बेटा 1 कैसे रख दोगे? अच्छी चीज़ है, तूने बहुत अच्छी चीज़ बताई। हाँ इसीलिए मैंने कहा ये कंसेप्चुअल मिस्टेक हम कई बार करते हैं, क्योंकि हमने जो है ध्यान नहीं दिया होता। बेटा आप यहाँ मैग्नीट्यूड कैसे रख देंगे? आप जब क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो ये वेक्टर में आएगा नंबर 1, और अगर आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो आप भूल गए इसका मैग्नीट्यूड 1 रख के नहीं निकलता, वरना जरा देखना 3i कैप और प्लस 4j कैप का जरा मैग्नीट्यूड बताओ कितना आएगा? 25 नहीं 5। हाँ कोई बात नहीं, आप सही जगह हैं। 3i कैप और 4j कैप का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर √25, 7 थोड़ी आता है। तुमने i की जगह 1 रख दिया, j की जगह 1 रख दिया, तो 7 आ जाएगा। इसलिए ध्यान से इधर देखें, आप मेरी बात सुनिएगा बेटा, पीछे बात नहीं, इधर सुने। आप मैथमेटिक्स की एक छोटी सी गलती कर रहे हैं, आप भी उसको सुधार लें, क्योंकि मैंने कहा था ना आंसर अपने आप महत्व नहीं रखते, अपने आप मेथड्स महत्व रखते हैं। जब आपका समथिंग आई कैप माइनस समथिंग जे कैप और समथिंग के कैप 0 आ रहा था, आप ध्यान नहीं दिया होगा, यहाँ वेक्टर 0 आता है, और वेक्टर 0 का डिटेल कर दूँ, इसका मतलब है इज इक्वल्स टू आता है 0i कैप
और इसलिए मैथमेटिक्स में प्रोसेस कहलाती है ऑन कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई एंड जेड। अगर आप मैथमेटिक्स की भाषा में जाएंगे तो ये क्या कहता है, एक्स वाई और जेड होते हैं इंडिपेंडेंट। इसलिए अरे पीछे नहीं बेटा, पीछे ये काम नहीं, नए हो इसलिए वार्न कर देता हूँ, मेरी क्लासेस में मुझसे बात करना, पीछे नहीं तो क्या कह दूंगा, दोनों बाहर जाके आराम से आधे घंटे बाद बात करके वापस आ जाओ, है ना, मुझसे बात करें। मैंने कहा जब आप जाते हैं तो 0 i कैप 0 j कैप और 0 k कैप की चर्चा क्यों कर रहे होते हैं कि मैथमेटिक्स कहती है कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स एक्स के इक्वल होने चाहिए, वाई वाई के इक्वल होने चाहिए और जेड। और जिन्होंने लास्ट ईयर मैथमेटिक्स में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े हैं उन्हें याद आएगा रियल पार्ट रियल के इक्वलेंट होना चाहिए और इमेजनरी पार्ट इमेजनरी के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि तो आपने ध्यान नहीं दिया, आपका जो इमेजनरी नंबर था वो भी तो यही था। देखो ज़रा ध्यान से, जब हम लिखते हैं कोई भी वेक्टर, ज़रा देखना मैं यहाँ वेक्टर लिख रहा हूँ और अब मैं यहाँ लिखता हूँ इमेजनरी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर। ज़रा मुझे बताएं इसका मैग्नीट्यूड कितना आता है, 5, बढ़िया, अंडर रूट ऑफ दिस एंड दैट स्क्वायर। तो मुझे बताएगा इसका मॉडुलस कितना आता है। कॉम्प्लेक्स नंबर कितनों ने पढ़े हैं? अरे बस आधों नहीं पढ़े, बाकियों के सिलेबस में डिलीट थे क्या? देखो 2 MP बोर्ड वाले उठा रहे हैं, इनके में था, तुम्हारे में था, हैं 5 आएगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पढ़ते थे, गए वहीं। अगला बता देता हूँ, इसका आप निकालते हैं डायरेक्शन, ना बदलेंगे, डायरेक्शन निकालते हो tan थीटा बराबर 4/3। मुझे आता है इसका आर्गुमेंट बेटा कितना आता है, 4/3 नहीं, tan इनवर्स 4/3। इसीलिए जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं तो आपसे एक छोटी चीज़ कही जाती है, कभी कभी NCERT भी पढ़ लिया करो। NCERT में कॉम्प्लेक्स नंबर का एक ग्राफ दिया होता है, वो ग्राफ ये बताता है ये एक्सेस रियल एक्सेस होती है और ये एक्सेस इमेजिनरी एक्सेस होती है। जब आप 3i कैप प्लस 4j कैप को प्लॉट करते हो, अभी इसको प्लॉट करूँगा, इसको 3i कैप और 4j कैप यहाँ होता है 1 2 3 और 1 2 3 4। इसने कहा था मुझसे बात करना, यहाँ वहाँ बात मत करना बेटा, मेरे पास आपको बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ मिलेंगी जो आपको समझ में आएंगी, बशर्ते आप पढ़ने वाले हों, ये शर्त है। ना पढ़ने वाले के लिए अपने पास कुछ नहीं है। यही है आपका 3i कैप प्लस 4j कैप। ज़रा 3i प्लस 4 प्लॉट करके दिखाएं ग्राफ पे, यही होगा। 3i प्लस 4 आपका कहाँ से आएगा, चलो मैंने 3i वो 4 प्लस 3i कर देंगे, तो ये भी आपका 4 और 3। इसमें जब प्लॉटिंग करोगे किसमें, कहाँ चले जाएं, चलो इधर दिखा देते हैं ना, और ये पेन वाइट है, जो 3i प्लस 4 करोगे, ध्यान जा रहा है यहाँ पे, ये 4 था आपका, ये 4/3 कहाँ से आ रहा था, ये इसीलिए आ रहा था, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, सॉरी उल्टे लिख दिए थे मैंने, इमेजिनरी और रियल। ये आपका रियल और ये आपका चला जाएगा ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। और आप पूछेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लगता कहाँ है, तो लगेगा यहाँ कि आप में से हम बता दें, ऐसे लोग जो अगले साल BSc करेंगे मैथमेटिक्स से या फिर इंजीनियरिंग करेंगे, बाय द वे उनके यहाँ फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट आता है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। और इस साल हम जितनी इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाएंगे, हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाएंगे सिंपल लैंग्वेज में। जैसे हम 10th की बात कर रहे थे, F बराबर BIL साइन थीटा सिंपल पढ़ते थे, 12th में आ गए वेक्टर L क्रॉस वेक्टर भी थोड़ा सा अपग्रेड हो गए। अगले साल आप जो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, जो मैंने कहा था, अगर आप मैथमेटिक्स से BSc कर रहे हैं या इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो उसमें इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में आप पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कॉम्प्लेक्स नंबर के वर्जन में। और कॉम्प्लेक्स नंबर के वर्जन में पढ़ने का मतलब ये है कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर और उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अच्छे से आता हो।
इसलिए मैं वो जगह बताता जाता हूँ जहाँ आपको पढ़ना एसेंशियल है। नहीं पढ़े हो कोई दिक्कत नहीं है, घर पे हम बता दें 11th की बुक लेके हल्का सा देख लेगा। और इस साल सब मैथमेटिक्स कहीं ना कहीं जा रहे होंगे, नहीं जा रहे? अब जहाँ जा रहे हो बता दें, टीचर से पूछ लोगे सर 10 मिनट ज़रा मुझे ग्राफ समझा दो पिछले साल के NCERT के, समझा देता है, मतलब ऐसी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आती।